अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, इफ़हाम के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आपने पिछले एपिसोड को ज़रूर देखा होगा। हमारा एक सिलसिला चल रहा है और हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं मोहतरम एच अब्दुल रकीब साहब, जो मुल्क के एक मशहूर माहिर माशियात हैं। आपका जो दिलचस्पी का मौजू है, जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ है, वो इस्लामिक फ़िनांस एंड बैंकिंग है। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी हवाले से इनका एक इदारा है, इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फ़िनांस, ICIF। इस इदारे के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। ICIF के क़याम का पस मंज़र आप बयान कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता एपिसोड में इस पस मंज़र को सुन चुके हैं। इस पस मंज़र के हवाले से इस्लामिक फ़िनांस और बैंकिंग को हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस करने के सिलसिले में जो कुछ कोशिशें हुई हैं, वो एक गोया हिंदुस्तान की तारीख़ का अहम बाब है। उसको मोहतरम अब्दुल रकीब साहब ने बयान किया है। इस एपिसोड को सुनने से पहले नाज़रीन से मेरी ये गुजारिश है कि गुज़िश्ता 3 एपिसोड अगर आप सिलसिलावार सुन लेंगे तो फिर बात अच्छी तरह मुकम्मल समझ में आएगी। वरना इस एपिसोड को आप इंडिपेंडेंटली सुनेंगे तो हो सकता है बाज़ लिंक मिस हो जाएंगे और बात जैसे कुछ समझ आनी चाहिए शायद उसमें कमी रह जाएगी। आइए हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब्दुल रकीब साहब से ICIF की के क़याम की तारीख़ को सुनते हैं। जी मोहतरम। तनवीर साहब, हमने जो है ICIF के क़याम का तज़किरा कहीं नहीं किया है, तफसील अभी से तक नहीं किया है, तो हम किसी और इसमें ये कंटिन्यू से चलें जी। तो आइंदा जो है किसी वक्त मैं बयान करूँगा जी। तो हमने वजाहत हबीबुल्लाह से बात जी की जी। कि जनाब आप तो जो है बहुत ही ज़िम्मेदारी के पोस्ट में हैं। आप बहुत ही पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी रहे हैं, सही है। और फिर जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से भी है। आप क्यों नहीं इस पर बात करते? तो उन्होंने कहा कि ये आपने वजाहत हबीबुल्लाह साहब से उस वक्त गुफ्तगू की जब वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं, जब वो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। ठीक तो मैंने कहा आपकी जिम्मेदारी है कि अक़लियतों के बारे में ये फाइनेंशियल जो इंक्लूशन हुआ है नहीं हुआ है हमारे पास। दूसरे छोटे मोटे काम उठाते हैं, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मालियाती तौर पर उनका इस्तेहकाम हो, वो जो है अपने पैरों पर खड़े हों, तो ये बहुत बड़ी बात है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं। हाँ, तो उस पर मैदान में हमारी तवज्जो कम होती है। जी। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के छोटे मसले में कि भाई यहाँ हमारे MP कितने हो, MLA कितने हो। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जहाँ ज़रूरी है, वहीं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बेशक। तो इस पर हमने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे बस में ये है कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप लोगों को बुलाता हूँ। अच्छा। और फिर आप लोगों को भी, इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस के भी डेलीगेशन को बुलाता हूँ। फिर हम दोनों साथ मिलके बैठ करेंगे और कोई कंक्लूजन पर आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े बड़े ऑफिसर आए, तकरीबन 12 लोग थे वो लोग। हम लोग 4 लोग बैठे और गुफ्तगू की। आखिर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो एडिशनल सेक्रेटरी था, उसने कहा कि हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो फिर उनसे खिताब करके कहा कि तुम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करो, तो मैं जो है फैसिलिटेट करता हूँ कि गवर्नर रिजर्व बैंक तक के पहुँचाऊँ मैं। अच्छा। तो उसने बोल दिया कि भाई आपका ही काम है, हमारा काम नहीं है, और हम उसको देखेंगे और उसको पहुँचाने का काम करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो हमने देखा कि भाई अब ये तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर हमने दुबई के दारुशरिया से बात की, मलेशिया के बाज़ लोगों से बात की, हिंदुस्तान में जो लोग इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग में थे, RBI के लोग, लीगल एडवाइज़र्स, फिर SBI के बाज़ लोग जो बहुत सीनियर लोग हैं, और हिंदुस्तान में हमारे जो लोग हैं, उन सबको बुला के बिठाया हमने कि भाई हम ये देखो, ये विंडोज़ का एक कॉन्सेप्ट है, ये तो फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग तो आने के लिए हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। हमको एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम कुछ ना कुछ पेशरफ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह सब सारे लोग आए और हमने जो उस पर काफ़ी गुफ्तगू की और एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया। और दुबई के दारुशरिया से, और हमारे खुर्शीद नदवी साहब एक बहुत बड़े लॉ फर्म के हैं महाराष्ट्र के,
उन्होंने कहा कि इसका बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, ये महाराष्ट्रियन है और फाइनेंस के इसमें भी और लॉ के इसमें भी उसका बड़ा नाम है, उसके साथ हम जोड़ते हैं इसको। तो फिर किसका हमने नाम है? वो है उसमें वहाँ केरला, ये महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा लॉ फर्म है और उसका अच्छा। जो चीफ है और नजमी साहब उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन सब से मिलके जो है हमने बहुत तफसील से उसका जायज़ा लिया और फिर हमने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया कि इंटरेस्ट फ्री विंडोज़ जो है हमारे बैंकिंग में, उसके लिए जो है हमें पार्लियामेंट को जाना नहीं पड़े, बल्कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक नोटिफिकेशन जारी कर दे, गजेट में नोटिफिकेशन जारी कर दे, तो बाज़ जो कंडीशंस है उसको जो है थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन करे। ये हो सकता है, इसमें हम आसानी के साथ ये कर सकते हैं। गोया आपने उन्होंने गुंजाइश निकाले हम लोगों ने बहुत साथ ये करके कि भाई उसका डॉक्यूमेंट तैयार करना है, फिर उसको कैसे चलाना है वो भी उसने पूछा कि भाई कैसे इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, वो बोलो। नोटिफिकेशन का जब हमने पेश किया तो उसने कहा व्हाट शुड बी द वर्डिंग्स ऑफ द नोटिफिकेशन, वो बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सब किया उसको, और उसको जाके देने के लिए भी दुबई इस्लामिक बैंक से भी लोग आए, दारुशरिया से भी आए, बाद दूसरे लोग भी आए, और हम नजमी साहब और मैं 4-5 लोग जाके थे। उसने अपॉइंटमेंट ले दिया, तो हम जाके अपॉइंटमेंट दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजर्व बैंक से कह के हमको अपॉइंटमेंट दिलाया कि इस तारीख में वो आदमी है और आप रिजर्व बैंक से जाकर बात कर सकते हैं। तो आप लोग रिजर्व बैंक गए और हमने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको जो है इंटरेस्ट फ्री विंडोज इन द कन्वेंशनल बैंक में क्या करना है पूरा ये किया। और उसके बाद आप आरबीआई के गवर्नर के नुमाइंदे से मुलाकात? जी 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 जी। तो उसके बाद जो है ये देखिए, ये हमने जो है ये किया इसको, अच्छा, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग विंडोज इन एग्जिस्टिंग कमर्शियल, ये पेपर प्रेजेंटेड टू आरबीआई। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपने आरबीआई को सबमिट? हाँ, हमने बनाया और फिर जो है इसको सबमिट किया। तो देखिए जो लोग आए हैं तो पूरे दुनिया से लोगों को बुलाया, इसमें कंसल्ट किया और फिर जो है इसको जाके हमने दिया इसको। ओके, और कितने सफ़ात का डॉक्यूमेंट था ये? पूरा है, इसी में है, आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ये देखिए हमको आया था, ये देखिए कि रिक्वेस्ट ये हमको आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। अच्छा, कि उषा थोरेट आएगी और अब्दुल रकीब जो है इसको तुम्हारी तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। ये तो उषा थोरेट आरबीआई की डिप्टी ये थे गवर्नर। तो ये जो है फिर हमने क्या कुछ किया, कैसे हमने बहुत सारी चीज़ों को नोट फॉर आरबीआई, तो इसको जो है लोगों ने पूरी दुनिया की, ये है हमारा, ये गोया अब्स्ट्रैक्ट है पूरा नहीं पूरा जो है हमारा अब्स्ट्रैक्ट लोगों को भेजा, और फिर जो कैसे उसमें से ये सब देखे चेंज करके मुख्तलिफ लोगों से देके इसको ये करा के हमने पेश कर दिया। सब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये नोट है इंट्रोडक्शन ऑफ, ये हमारी तरफ से है, इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस के जरिए से माशाअल्लाह पहुंचा दिया गया। काफ़ी बड़ा काम हुआ था। तो इसको जो है वहाँ जाके हमारे बाज़ लोग आए थे दुबई वगैरह से, जो इस्लामिक बैंकिंग को भी जानते हैं और फिर जो है शरिया को भी जानते हैं, शरिया बैंकिंग को भी। और 2 लोग आए थे हमारे, सैफुल्लाह बोल के हमारे दोस्त हैं, वो चेन्नई के हैं, मास्टर्स इन लॉ में हैं और इस्लामिक बैंक को अच्छी तरह जानते हैं, अब वो सीईओ हो गए इसके। तो इनके साथ जो है हमने काम किया और उसको दिया। आपको क्या इश्काल है पूछा हमने, क्या क्या इश्काल है हम इसमें देते हैं। तो उन्होंने फिर कंसर्न किया कि इसमें थोड़ा और ये करना है वो करना है, सब हमने दे दिया। इसी दौरान में हमने सोचा कि पार्लियामेंट के अंदर भी इसकी गूंज होनी चाहिए, अच्छा, ताकि जो है लोगों को मालूम हो जाए। फिर हमने हमारे अबू बकर सिद्दीक जो थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि द पर्सन हु इंस्पायर्ड मी टू डू दिस वर्क, हमारे ये थे हमारे अबू बकर सिद्दीक सैयद यूसुफ साहब के बेटे। तो उनसे जो है हमको बड़ी मदद मिली। अच्छा, और फिर उवैसी साहब को जो है हमने तकरीबन 2-3 महीना बैठ के उनके लिए एक प्राइवेट मेंबर्स बिल टू द पार्लियामेंट में पेश करने के लिए किया। कौन से उवैसी साहब? हमारे असदुद्दीन उवैसी साहब, हैदराबाद के, वो भी अब्बाजान भी हो सकता है ना? नहीं, असदुद्दीन उवैसी साहब। हाँ। तो हमने 3-4 महीना बैठ के जो है उसको पूरा तरतीब दिया और ये किया। पार्लियामेंट में जब कोई प्राइवेट मेंबर्स बिल जाता है तो उसको हमेशा रिजेक्ट ही होता है। अच्छा। लेकिन उससे क्या होता है कि अवेयरनेस पैदा होता है कि ये सब हो सकता है इंडिया में, उसको हम जो है उसको डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, डॉक्यूमेंट भी होता है। इसको बहुत मेहनत की हमने, 3 महीने बैठ के यहाँ भी किया, दुबई भी गए हम लोग, फिर उनसे भी इंटरेक्शन कराया। तो एक हमारे सैयद खलील साहब हैं,
इसके क्या कहते हैं उसको, भटकल के मशहूर ऑडिटर, जी तो जी, उनका भी सपोर्ट रहा लोगों से। गलदारी ग्रुप में जो थे। गलदारी ग्रुप में थे, और बहुत अच्छे आदमी से हमारे सही है। बहुत सपोर्ट थी। उसकी एक तारीख है, जी उन्होंने कमलनाथ से क्या बात की। जब मैं दुबई गया था तो कमलनाथ से बात करवाई उन्होंने कि अच्छा। ये आदमी आए हैं इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की। तो कमलनाथ ने भी मुझे ये कहा, तो ये किया कि तुम मिलो, हम बात करते हैं। तो ये सारी वो अलग बात है। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो है खुराम भी निकालते हैं, इसलिए कि बहुत सारे लोग प्राइवेट मेंबर्स बिल डालते हैं, खुराम में नहीं आया। तो हमको बड़ी मायूसी हुई। 3 महीने हमने काम करके जो दिया, फिर हमने गुजारिश की कि भाई आप थोड़ा सा करो, फिर एक बार डालो। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था उस जमाने में ज्यादा। एक बार ये होगा। फिर हमारे इम्तियाज जलील साहब आए, तो वो भी तो अभी मजलिस ही के हैं, औरंगाबाद के एमपी। औरंगाबाद के, तो उनसे हमने 2-3 मुलाकातें की। फिर एक बार डालो ना यार, तैयार है, और थोड़ा सा और भी हम थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। लेकिन नहीं हो सका, वो उनको इंटरेस्ट नहीं था। अभी मैं गया था यूपी के इलेक्शन में, कम से कम आप मैनिफेस्टो में तो डाल दो कि इंटरेस्ट फ्री विंडोज को या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग रघुराम राजन के, तो वो अलग हिस्सा है। हमें पॉलिटिकल पार्टीज में मैनिफेस्टो में कैसे डाला, किससे बात किया, वो अलग हिस्सा है। तो उसके बाद मैनिफेस्टो में डाला आपने कहा, तो क्या किसी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल किया था? आरजेडी ने किया। आरजेडी ने किया? अच्छा। बिहार में हमारे सुहेल अहमद खान साहब थे, माइनॉरिटी कमीशन के, वो हमारे पुराने दोस्त हैं। मैं कलकत्ते में था एक जमाने में, तो 2-3 महीने था मैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ा कांड हो गया था। स्टेटमेंट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है एक कार्टून या कुछ मजमून छिप गया था, बहुत हंगामा हो गया था वहाँ। उस जमाने में जो है, मैं भाई चांस जो मैंने बिजनेस के लिए मैं गया था, मैं थोड़ा अच्छा लिखता था, तो अंग्रेजी भी जानता था। सुहेल साहब ने कहा रकीब तुम आ जाओ मेरे साथ, बल्कि जो वहाँ हमारे अब्दुल फत्ताह साहब थे मरहूम, अमीर हल्का थे। तो वो मुझे लगा दिया, रहे मियाँ तुम क्या छोटे बच्चे हो, चलो जाके साथ काम करो, मेहनत करो। तो वहाँ से हमारे सुहेल साहब से हमारी दोस्ती थी। तो फिर जो है उस वक्त मैं नहीं था यहाँ पर। हमारा ये है ना कौन, सादात मैंगलोर का, वो जो है जाके दिया लल्लू पास, उसकी तस्वीर है। अच्छा। उसके बाद मैनिफेस्टो में डाला भी उन्होंने। हमने बहुत एहतियात से लिखा कि ये जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग एज रेकमेंडेड बाय रघुराम राजन रिकमेंडेशन, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। उसके ओके, रघुराम राजन के हवाले से हमने गया उसको, ये उसको पढ़ा, उसने डाला भी उसको। अभी हमारे पास है, आपके जी आरजेडी के पास भी हम गए थे। अब उसका जो कौन है अभी, मनोज झा के पास भी हमारा ये गया था, हमारे जजील साहब गए थे, लेकिन वो नहीं हुआ। नीतीश कुमार से मैंने बात की, हमारे डीएम के लोगों से बात की, सारे लोगों से। कांग्रेस में जो है राहुल गांधी एक मैनिफेस्टो बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उनके सामने भी जाके पेश किया मैंने, जहां जो कुछ हो करना है बोलकर। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ने मान लिया कि भाई ये है, और अगर कोई कोरी हो तो हम देखेंगे। लेकिन 6 महीने हुए, 1 साल भी होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो पार्लियामेंट में हमने उठाया, 4-5 एमपी को करके जो है सवालात भी किए, फिर उठाया इस मसले को। तो उसके बाद रिजर्व बैंक ने क्या कहा कि हम कोई प्राइवेट लोगों के इसको उठा के हम लॉ नहीं बनाते, आरबीआई ही का एक कमेटी बनाना है बोल के जो है, उसने जो इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल के एक बड़े इसको जो है उसने कमेटी मुकर्रर की। अच्छा। तो मुकर्रर करने के बाद वो लोग मलेशिया गए, मॉरिशस गए, मुख्तलिफ जगहों पर गए। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे हम उनको फॉलो करते थे। मिसाल के तौर पर मलेशिया गए तो वहाँ के बैंक नगारा जो है, वहाँ का रिजर्व बैंक है, वहाँ है IFSB बोल के है, बहुत बड़ा है। तो उन सारे लोगों को हमने कांटेक्ट में किया कि ये लोग आ रहे हैं, उनको अवगत करो और उनको समझाओ कि मलेशिया में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी समझाया, सब किया। तो उसके बाद जो है एक पूरा डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया। किस सन में हुआ गालिबन काम? जी, ये सन जो है 2013 में, 2013 में हुआ। और उसके बाद उन्होंने, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट थी। जी हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो उस जमाने में हमने वो सब तैयार किया था, और उसमें जो है मुख्तलिफ हवाले भी दिए, कहाँ कहाँ होता है, HSBC कैसे काम करा है, ये सब भी था। और ख़ास तौर पर उसने कहा कि MSME का जो है इससे जो बहुत बड़ा फायदा होगा। ये पूरा मोटी सी किताब है, वो बहुत अच्छा एनालिसिस। MSME क्या है? ये स्मॉल मीडियम नहीं है, ये मिनी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए। और ये जो है रिस्क नहीं ले सकते लोग, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस, वो सब लिखा। फिर उसने ये एक राइडर लगाया
कि हम इसको इस्लामिक नहीं बोलेंगे, पार्टिसिपेटरी बैंकिंग बोलेंगे। ओके, वो बोला कि ये हमारे दूसरी लिए टर्मिनोलॉजी दी थी। हमने भी दिया था कि इंटरेस्ट फ्री बोलो, एथिकल बोलो, कुछ नहीं, उसने कहा नहीं हम पार्टिसिपेटरी बैंकिंग देंगे। अच्छा, तो ये हुआ था हमारा। तो इसी जमाने में हमने फिर कोशिश की पार्लियामेंट में उठा के, तो ये आ गया था। इस दौरान में हमारे पास क्या हुआ, G20 बोल के एक बहुत बड़ा ये है दुनिया में जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, उसमें एक जमाने में टर्की जो है उसका चेयरमैन था। अच्छा, G20 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया कि हम जो है जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं उसमें सुकूक नाम की एक चीज होती है, वो बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने क्या किया कि आईडीबी को भी और वर्ल्ड बैंक को बना के एक बहुत बड़ा ये बनाया, सुकूक का डॉक्यूमेंट बनाया। अच्छा। और उस इसमें जो है हर कंट्री के जो है गवर्नर होते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। तो फिर हमने उसको याद दिलाया कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मिले होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर को भी और इनको। तो नीति आयोग ने हमको जवाब दिया कि वी आर एट इट। और हमने अंदर भी दयाफ किया, बाद लोग थे हमारे, तो उन्होंने क्या उसको स्टडी कर लिया गया है। अच्छा। और उसका टैक्सेशन का पूरा ये भी है हमारे पास, वो हो जाएगा कुछ ना दिनों में। तो उसके बाद क्या हुआ, और भी इसी तरीके से काम होता रहा इंटरेस्ट फ्री इसके लिए। इस दरमियान में क्या हुआ, हमारे रहमान खान साहब ने एक बड़ा ये किया कि मलेशिया में तपुंग हाजी नाम का एक हज का फंड है, बहुत बड़ा फंड है, दुनिया का सबसे बड़ा फंड है। तो वो आईडीबी गए, फिर दूसरी जगह गए, मलेशिया गए, सबको लाके यहाँ इसमें न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा ये किया, कॉन्फ्रेंस किए और फिर इसको बताया। और वो आईडीबी के चेयरमैन भी आ गए थे, मलेशिया से भी लोग आ गए थे, लेकिन हमारे ही बात मुस्लिम एमपी ने उसको सैबोटेज कर दिया। वो बोला कि मलेशिया, इंडिया इज नॉट मलेशिया बोल दिया। अरे, और वो किसने कहा ये इंडिया इज नॉट मलेशिया? हमारे मुस्लिम एमपी से बहुत ही अच्छा खदावर लोग हैं। तो उन्होंने जो है, उनके खदशा था कि ऐसा नहीं चलेगा, बदनामी होगी, उसके बाद ये कायम करके हो सकता है अप्रहेंशंस होगी उनके। तो ये जाके हमारे या कुछ पॉलिटिकल राइवल भी नहीं, हम नहीं बोल सकते ना, मतलब सब तैयार हो गया था लेकिन वो जो है धड़ाल से नीचे गिर गया। ओके। तो उसके बाद उन्होंने ये काम किया कि भाई कुछ ना कुछ तो मुसलमानों को कुछ होना चाहिए, फाइनेंशियल एरिया में आना चाहिए। तो उन्होंने एसबीआई से बात की कि एसबीआई में जो है शरिया म्यूचुअल फंड बनाया, एसबीआई शरिया म्यूचुअल फंड बनाया। अच्छा। और उसमें यह था कि मुसलमानों का पैसा आए और फिर वो म्यूचुअल फंड में लगाए और वहाँ के जो चेयरमैन था उस जमाने में एसबीआई का म्यूचुअल फंड का, उसका नाम था दिनेश कुमार खारा। अच्छा। वो हमारे एक बड़े दोस्त थे जो हमारे फारूक शहाब साहब बोल के जी, वो इसमें थे, बहरैन में थे एक जमाने में। अच्छा। मैं सोचा कि विंडो जो है एसबीआई का सबसे बड़ा ये था बहरैन में, अगर वहां से तो शुरू कर सकते हैं, बहरैन में सारे बैंकों का है। तो हमारे शकील आजमी साहब है वहाँ पर बहरैन में, तो उनको बोला कि वो बोले कि हाँ मुझे मालूम है, उस साहब से बात करता हूँ। लेकिन चंद दिनों के बाद वो इंडिया ट्रांसफर हो गए थे हमारे ये आदमी फारूक शहाब साहब। अच्छा। तो उनसे भी हमने बात की, उनका दोस्त था वो एसबीआई का। अच्छा। हम वहां से छुट के आ गए हैं, कतर से आ गए हैं, अभी इंडिया के आ गए हैं। तो एसबीआई का जो म्यूचुअल फंड था वो जो है उसमें जो है कुछ उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है कि मुसलमानों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, वो कम से कम इस मसले से भी हाथ ना छोड़ जाए, तो तुम जो ये करो। तो हमने क्या किया, फिर पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बताया कैसा है, और वो बहुत खुश भी हो गए। और उनका एक डेलीगेशन मिडल ईस्ट भी चला गया, वसूल भी कर लिया एक दिन पहले। लेकिन दूसरे दिन जो लॉन्च होने वाला था, वो रात को जो है सुब्रमण्य स्वामी ने प्राइम मिनिस्टर को कांटेक्ट किया और फिर जो है हमारे सोशल मीडिया में इतना बका उसने कि इस्लामी हुकूमत लाने जा रहे हैं, इसमें ये हो रहे हैं, बोल के सब बोला। तो शाम को मैं कोयम्बतूर में था, तो मुझे फ़ोन आया उसके ऑफिस से, एसबीआई के म्यूचुअल फंड से, सॉरी इट हैज़ बीन डेफर्ड फॉर फर्दर ए। मैं पूछा उसको तो क्या भाई, वी विल टेल यू एवरीथिंग बट नाउ इट हैज़ बीन डेफर्ड। हम गए थे उससे पहले 2 महीने। कौन से सन की बात है ये? जो है सन होगा 2014-15। नहीं बताता हूँ, देखिए मैं 2014।
जब तक आईसीआईएफ कायम हो चुकी हाँ, थी। 2008 में कायम हो चुकी थी। हाँ, वो तो ये पूरी एक्टिविटीज पूरा गोया अब आईसीआईएफ के आगे तहत की चल रही है। पूरी ये जो है ओके, वो 2007 से पहले का जो था ये कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, ओके, वहां तक ही पूरा पस मंजर है। हाँ, पस उसके मंजर। बाद तो इसलिए आईसीआईएफ कि जो है हम नहीं अच्छा। समझते थे कि जमात इस्लामी के नाम से कोई मुंह नहीं लगा था। सही। कम से कम एक जनरल किस्म का जो हम बनाएंगे, तो 2008 से हमने शुरू कर दिया था। अच्छा, और अब आप ये जो बयान कर रहे हैं ये ये सारे बात- गोया बात आईसीआईएफ पे की बात कारकर्दगी है। सारे जो विंडोज वगैरह का सब तो है, जी जी, हमने जो किया माशाल्लाह, वो सब। माशाल्लाह। तो उसके बाद क्या हुआ, क्या बोल रहा था मैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी सुब्रमण्य साहब, स्वामी ने जो उसको स्टॉप कर दिया जी, और उसको खत्म कर दिया। अब क्या करना है, उसको कुछ नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर आसाम में थे। अच्छा, उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे। नहीं, ये मोदी साहब आ गए थे। अच्छा, मोदी साहब के पीरियड में एसबीआई ने एग्री कर लिया था। उससे पहले हो गया था। अच्छा। लास्ट में जो है जब शुरू होने जा रहा था उसको रोक दिया। तो फिर हमने क्या किया, अरे भाई फिर सुब्रमण्य स्वामी से फिर बात करेंगे। नलापत को फिर बोला, वो बोला, नलापत बोला कि सुब्रमण्य स्वामी ठीक आदमी नहीं है, तो आ तू मेरे साथ, बहुत भी मेरे दोस्त हैं बैठे हुए हैं, वो भी अंदर के आदमी हैं, तुम आ जाओ। दिल्ली को बुलाया उसने, कम फ्रॉम द फ्लाइट टू चेन्नई टू दिल्ली, नियर द एयरपोर्ट देयर इज अ होटल, विल टॉक। तो वहां जब देखा तो मैं वहां था, हमारा मोहनदास पाई, अच्छा, कर्नाटका का बीजेपी का भी था और बहुत बड़ा इन्फोसिस का पार्टनर भी था। उससे मैंने बात की। वो बोला कि आई नो ऑल दिस थिंग्स, आई हैव बीन टू मलेशिया, इट इज अ वेरी गुड थिंग। वो फाइनेंस का भी बड़ा आदमी था। तो उसके बाद मैंने सब बोला, उसके बाद मैंने उसको बताया कि ये है। वो गर्म हो गया। ये आरबीआई के लोग भी क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना बड़ा डालते हैं। और फिर जो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब थे, आपके बेंगलुरु के है ना, कोई एक बड़े मौलवी, मुफ्ती अशरफ साहब, नहीं, और वो अभी है ना, मतलब चेन्नई के ही हैं। वो क्या है, एक बहुत बड़ा मदरसा चलाते हैं, बहुत अच्छी तकरीर करते हैं। वो कौन है बोले, नंबर 2 कौन थे? मौलाना शुएबुल्लाह। हाँ, शुएबुल्लाह खान जो थे। हाँ। और आपका चेन्नई ही में जो है, बेंगलुरु ही में आदमी है, वो शरिया का ये था, अब्दुल हादी कुछ नाम था उसका। तो वो सारे लोग मिलके उसमें था उसमें। तो वो बोला कि ये सारी चीजें एक एक सफ़ा जो कौन इसका ला रहे हैं, वो वहाँ पढ़ा यहाँ पढ़ा, ये सब डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए। अब जो है ये प्लूरल कंट्री है यार, इसमें उसको ऐसा लिखना है कि किसी को ये ना हो, इंक्लूसिव होना चाहिए। बहुत बोला। मैं बोला, मोहन, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन फाइनेंस एंड ऑल दिस थिंग, आई एम ए जस्ट बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन। तो मैं बोला नलापत को, कैन आई आस्क मोहन हिमसेल्फ टू डू समथिंग फॉर दैट? तो बोले ओके, आई कैन डू इट, बट सेंड मी नॉट द हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी में दे, विद इन 2 days आई विल डू इट। और दूसरे दिन उसका नहीं आया तो मैंने फिर एक छोटा सा मेल किया, मोहन आई एम स्टिल वेटिंग। तो बोला, फोन किया मुझे, अरे मैं तो कल ही दे दिया था, क्यों नहीं आया? तो उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे आया, उसे भेजा, लेकिन उस वक्त तक जो है वो गर्मी जो है खत्म हो गई थी गवर्नमेंट के जानिब से। मोहन आपके आइडिया को सब्सक्राइब किया, वो बोला कि भाई होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से करना है वो अलग चीज है यार, तुम ऐसा वैसा मत करो बोल के बोल दिया। तो ये हुआ। तो वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था हमारे पास कि भाई कम से कम म्यूचुअल फंड में हम जाके बात की। उसने मुझे बुलाया, मैं जो है तनवीर मोहिद्दीन थे और हमारे ट्रस्टी थे और डॉक्टर शारिफ निसार को जाके बात किया, मैं पूरा तफसील से बात हुई उससे, उन्हें बहुत एहतराम से बात किया। अब जो है वो कौन एहतराम से बात किया? वो दिनेश कुमार खारा, जो एसबीआई का वो चेयरमैन था, वो म्यूचुअल फंड का। अच्छा, एसबीआई का या आरबीआई का? एसबीआई का। हाँ, आज जो है एसबीआई का म्यूचुअल फंड का चेयरमैन था उसका। तो उसके बाद आज जो है वो दिनेश कुमार खारा एसबीआई का चेयरमैन है। ओके, करंटली 2022 में पूरा। वो मैंने देखा कि एडवर्टाइजमेंट में उसने, फिर मैंने उसको लिखा मैं कि भाई मैं फोटो वोटो भी भेजा उसका, जवाब नहीं दिया। उनके दोस्त को मैंने बोला, भाई आप ये सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसे आपने भेज दिया ना, बस उतना ही। लेकिन मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मिलने से भी जो है गवर्नमेंट जब तक आंखें नहीं खोलती ये नहीं हो सकता मतलब। तो ये है मसला। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो काम हमने किया, वो बहुत ज़रूरी है आपको बोलना। 2000 जो है हमारे पास 2015 में मैं चेन्नई से आ रहा था। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक ये था, उसमें ये था कि एडवर्टाइजमेंट था कि राज्यसभा का सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो रही है इंश्योरेंस पर। इंश्योरेंस में ये बात थी कि
अब तक जो है 25% जो है एफडीआई बाहर का मनी आने वाला था, आने वाला। अब इसे 49% करना चाहते हैं। सही वो 5 साल से जो लटका हुआ था। जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन तारीखों में इसकी मीटिंग होने जा रही है, इसका पूरा मसौदा ऐसा है, वेबसाइट में डाला। और वो हमारा एफडीआई का मसला ही नहीं था, हम जो इंटरव्यून होना चाहते, इंश्योरेंस ही में हम ये करना। मैं बोला नहीं होना, मेरा लड़का था तलहा, तलहा बोल के जो केरला का लड़का था, वो बोला रकीब साहब कुछ तो पूछो यार, तुम क्या करते हो, वो रिजेक्ट भी कर दे लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस तक पहुंच जाए। तो फिर मैंने शारिक निसार को कहा, वो इंश्योरेंस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने 20 पेजेस का एक ये बना के हमने पावर पॉइंट पे भेजा, इसे पार्लियामेंट के सेलेक्ट कमेटी के ऑफिस को भेजा, जो उसका कोऑर्डिनेटर था उसको भेजा। और फिर हमने देखा कि इसमें जो कौन कौन मेंबर्स हैं, तो उन मेंबरों से मिलने की कोशिश की हमने। बताया तकाफुल है, ये म्यूचुअली एंड कोऑपरेटिव इंश्योरेंस है, इसमें जो है बहुत फ़ायदे हैं, और ये जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस है उसमें जो पेनिट्रेशन ही नहीं है, अब तक 6-7% ही लोग आए हैं, और ये सक्सेस भी नहीं है, दुनिया में ऐसा मॉडल चल रहा है। और हिंदुस्तान के इंश्योरेंस के इसमें जो है एक है इंश्योरेंस, एक री इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, उसमें जो है मिडल ईस्ट में का जो लोग ये करते हैं वो री तकाफुल करते हैं। तो हमने ये उठाया कि अगर तुम री तकाफुल को मानते हो, अपने सिस्टम में लाते हो, व्हाई नॉट तकाफुल। वाह। तो इस पर हमने गुफ्तगू की। उसके बाद चंद दिनों के बाद जब तारीखें करीब आ रही थी, तो मैंने फ़ोन किया फिर, सर व्हाट इज दिस, आर यू गोइंग टू इनवाइट अस। और हमने डाला था ना उस वेबसाइट में, तो बोला, तो उसने कहा कि 600 पीपल हैव अप्रोच्ड अस टू मीट दैट कमेटी, तो हाउ कैन वी अकोमोडेट इट। कितने भाई, 10 पीपल को। और फिर उसने कहा कि यू आर नॉट इवन डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस इंडस्ट्री, यू हैव गॉट समथिंग टू डिफरेंट टू ऑफर, सो यू कांट बी। मैं बोला व्हाट इज द वे आउट सर। Among the committee members of that select committee, there are 1 or 2 very influential people. If they say, you can be included. Who is they? देखा तो एक आदमी था राजीव पी बोल के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया केरला का जनरल सेक्रेटरी जी। उसको मैंने फिर केरला से हमारे लोगों से बोला कि उसे टाइम ले लो थोड़ा सा। वो बोला कि आई एम वेरी बिजी इन द पार्टी के एग्जीक्यूटिव चल रही है, अगर वो यहाँ आते हैं तो मैं टाइम देता हूँ। तो फिर मैं फ्लाई किया, फ्लाई करके जो है वहाँ गया, केरला या दिल्ली, केरला कोचीन में, कोचीन के उसके ऑफिस में वो बैठा था। और वो उसने बताया कि मुझे इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं आती है, मुझे मलयालम में समझाना पड़ेगा। फिर तनवीर मोहिद्दीन को बुलाया, वो अच्छा खासा फाइनेंस का एक्सपर्ट भी है और इस्लामिक बैंकिंग भी अच्छी तरह जानता है, AICL का उस जमाने में वो CEO था। और मैंने बोला तनवीर, 2 घंटे उसको समझाया। 2 घंटे समझाने के बाद उसने फोन कर दिया कि अमंग द 10 पीपल दिस ICIF शुड बी इंक्लूडेड बोल दिया। ओके, मैं वापस आ रहा हूँ चेन्नई को, तो जब वहाँ से फोन आया, मिस्टर रकीब यू हैव बीन सेलेक्टेड, ICIF इज सेलेक्टेड, बट 20 पेजेस है ना, our MPs can't digest, make it in 2 pages and send it to me immediately। अच्छा ठीक है, भेज दिया हमने। तो उसके बाद जो है अब उसको लाना है, तो जो फिर मेंबर से जो है हमको ये करना है। फिर केसी त्यागी साहब हमारे आसिफ साहब के भी दोस्त थे जी, अभी MP हैं। हाँ, MP नहीं है अभी, RJD के वो पुराने थे, अच्छे इन्फ्लुएंशियल भी थे, उनसे हमने बहुत काम लिया उनसे जी। उन्होंने कहा कि भाई ये है हमारा IK गुजराल का बेटा है और 2-4 और लोग हैं, उनसे भी जाके मिलो, सिर्फ कागज देने से नहीं होता, चप्पल घसो तब हो जाएगा। तो इसका क्या हुआ मल साहब, उसके बाद क्या हुआ, हमने एक बहुत बड़े आदमी को सेलेक्ट किया कि भाई वहाँ अंदर जाके 5 मिनट में हमको बात करनी है। बहुत बड़ा आदमी कौन था वो जो है मसूद वहाब बोल के हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, इंश्योरेंस के टॉप लेवल के लोगों में से हैं। वो बोलते भी बहुत जोरदार हैं। ओके। तो हमारे खास लोग हैं, तनवीर, हमारे शारिक निसार को, और उनको जो है इंडिया में इंश्योरेंस केस में उनका एक नाम है और बात भी अच्छी तरह से, उनको पटाया हमने। एक और उन्होंने कुलकर्णी नाम का आदमी था, उसे भी बुलाया, लेकिन वो आ नहीं सका, शुगर बढ़ गया। जब हम अंदर गए तो ये हजरत गायब, जिनको तैयार करके अरे गायब हो गए। और उसके बाद मैं और शारिक थे, मैं बोला बिस्मिल्लाह, चलो शारिक तुम 3 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलता हूँ। अच्छा। तो शारिक ने बताया कि भाई इससे क्या ये होता है, डिफरेंस क्या है इसका, और मैंने भी 2 मिनट कुछ बोला। जब मैं बात कर रहा था तो राजू चंद्रशेखर जो है उसका मेंबर था। अच्छा। उसने क्या किया, उसे बोला कि मिस्टर अब्दुल, व्हाट यू हैव सेड इन योर 2 pages, इट वाज वंडरफुल, इट इज इंस्पायरिंग,
It is very, very useful. But this is my card. Take it from me. I have got a research team in my office in Delhi. Please go and meet them. अच्छा, To that research team. बोला. अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है उसका जो चीफ था वो भी कोई बड़ा ये था, जर्नलिस्ट था. उसने कहा कि मिस्टर अब्दुल, we can't put all these things in this one and it's not connected with the main FDA का नहीं है, but I will put it two paragraphs so that in future you should have some hook to hang on. और ये तकाफुल के बारे में जो 3 बातें कही हैं वो हम डालेंगे और आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी डालेंगे, तुम्हारा नाम भी डालेंगे एंड इट विल बी प्रिजर्व फॉर फ्यूचर. तो थैंक यू बोल के गया. फिर उसके बाद राजीव चंद्रशेखर के ऑफिस गए, देखा कि एमपी जो ऐसे ही नहीं काम करते हैं. बीजेपी के एमपी और दूसरे लोग जो है पूरा रिसर्च करते हैं और पूरा थरो स्टडी किया है. उसने हमारे से ज्यादा स्टडी किया है और पूरा अच्छा, हमको दिया. उसकी रिपोर्ट में आ गया था, उसने कहा 2 पैराग्राफ वो सब आ गया, अभी है मेरे पास, बता अच्छा, सकता हूँ. अच्छा. हमने जो बात कही तकाफुल में क्या है, म्यूचुअल कोऑपरेटिव इंश्योरेंस क्या है, कहाँ कहाँ चल रहा है दुनिया में. तो ये पार्लियामेंट की कमेटी थी, सेलेक्ट कमेटी, राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ऑन इंश्योरेंस थी. तो ये पार्लियामेंट मतलब लोग इसको राज्यसभा को सबमिट हो गया आपका, हो गया ऑफिशियल. इसमें हमारा नाम है, ओके, ICIF का नाम है, तकाफुल का नाम है, सब है. तो मैं जो ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे एमपीज जो है ऐसा नहीं, बात हमारे एमपीज के पास गया, मैं कहाँ है जरा बताओ बोल रहे हैं. तो मैं तनवीर साहब ये बात करना हमारे रुफका से करना चाहता हूँ कि हमको ग्राउंड लेवल पे काम करना है. हमारे पास बहुत सारे एमपी हैं, आप जो है उनके पास जाके रहिए, उसके पास थोड़ा सा स्टाइपेंड लीजिए और उन्हीं के पास बैठ जाइए काम करने के लिए. और आपको पार्लियामेंट में क्या चलता है वो भी मालूम होता है और कुछ ये भी कर सकते हैं. आप पार्लियामेंट के अंदर भी जा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारी चीजें आपको मालूम हो सकती है. तो ये जो है हमको जहाँ बैठ के करने का नहीं है, वो अंदर जाए. वो देखा तो बंगाल का लड़का था, PhD कर रहा था. तो ये जो हमारी स्ट्रेटेजी जो है ना, हमको नए स्ट्रेटेजीज बनानी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. और लोग करते हैं काम और ये उनको फायदा पहुंचाते हैं, उनसे हमको भी फायदा होता है. इसी तरीके से जो है जब हम ये कर रहे थे रहमान खान साहब के ताल्लुक से हज सोसाइटी में, वो बोले कि मुझे एक लड़का चाहिए, तुम्हारे ऑफिस से 2-3 लड़कों को भेज दो. उनको नहीं पता था मेरे साथ एक ही लड़का है, अली जासिम. वो बोले 2-4 लड़कों को भेज दो रकीब साहब, काम कम हो जाएगा. जाके अली जासिम ने जो PR का काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद वो बोले कि रकीब साहब उसको भेज दो, माइनॉरिटी इसमें ले लेता हूँ, मिनिस्ट्री में ले लेता हूँ उस लड़के को. लेकिन लड़का जो है मेरे लिए रह गया था वो, और वो दुबई चला गया उसके बाद. अच्छा. और देखने में भी सूट बूट पहन के जाता ना ऑफिसर, बहुत हंसमुख और बहुत ही दिलचस्प लड़का. इंग्लिश भी जबरदस्त उसकी, और लिखता भी था, मिलता भी था. अभी गया है, दुबई में रहता है. मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो, हमको स्टडीज जो है क्या करनी है, बस जो हमारे पुराने लगे तक इसमें जो आज उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं मिलता. इस एपिसोड को अच्छा नहीं, मैं ये बात करना चाहता हूँ. रहमान खान साहब ने मुझसे कहा कि भाई मेरे पास माइनॉरिटी कमीशन का पूरा प्रोजेक्ट है, फंड है, आप जो है किसी आदमी को लाके बिठा दो यहाँ पर, और हम जो भी हो सकता है वो मेरे से करा ले सकता है, हमारे प्रोजेक्ट में हो सकता है. सही है. मैं पूरा मुझे दिया, मैंने मरकज में भी दिया, लेकिन जो थिंकिंग होना चाहिए ना, जो क्या कहते हैं वो नहीं हो सका. तो हमको जो है नए तरीके से सोचना, क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं, फायदा कैसा कर सकते हैं, ये करना चाहिए बोलता हूँ. इवन नॉन मुस्लिम्स के पास भी जाके, एमपीज के पास भी हम जा सकते हैं. हम यहाँ इसको कंक्लूड करते हैं. और ICIF में आम रुफ़क़ा, आम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है या वो इससे किस तरह इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, इस पर हम अगले एपिसोड में जनाब अब्दुल रकीब साहब, जनरल सेक्रेटरी ICIF से जानने की कोशिश करेंगे. नाज़रीन, इस वीडियो को आप शेयर करें और बिलखुसूस उन लोगों तक पहुंचाएं जो इकनॉमिक्स के तलबा हैं, माहिरीन हैं और इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस के शोबे में दिलचस्पी रखते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया.